अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूं। आज बात करूंगी हार्ट डिज़ीज़ के हवाले से। ये हम सभी जानते हैं कि जिस तरह की सेडेंटरी लाइफ हो चुकी है और जिस तरह की डाइट का सिलसिला है हम सब में, तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा बन रहे हैं। बिकॉज़ ये कि बाहर का जो आइटम्स हैं वो फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं हमारी डाइट में, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। तो हार्ट इश्यूज़ के ऊपर बात होती रही है और बहुत सी वीडियोज़ जो हैं अपलोड की गई हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है हार्ट के ही एक ट्रबल के हवाले से, जिसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, आज इसके हवाले से बात करूंगी। एंडोकार्डाइटिस जो है, इसके हवाले से आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि एंडोकार्डियम से है। एंडोकार्डियम होती है इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, यानी दिल के अंदरूनी हिस्से की जो लाइनिंग होती है उसको कहा जाता है। और उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए, सोजिश हो जाए, तो उसको एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। और यहाँ आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ये एक्यूट किस्म की इन्फ्लामेशन होती है, स्पेशली जैसा कि आपको बताया कि इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर्स एंड हार्ट वाल्व्स, यानी हार्ट चैम्बर्स में या उसके वाल्व्स में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, यानी इससे ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। बिकॉज़ इट कैन डैमेज योर हार्ट, आपके हार्ट को डैमेज कर सकती है। और ये होती किस वजह से है, यूजुअली तो इसकी जो एग्जैक्ट रीज़न है उसे जानना मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिस्क फैक्टर्स के हवाले से आपको गाइड करूँगी। और साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि एंडोकार्डाइटिस का जो प्रॉब्लम है, इसका मसला ज़्यादातर वेल्व्स के साथ होता है, जो वेल्व्स मौजूद होते हैं हमारे दिल में। और ये किसी बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से होता है और ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर हो जाते हैं, यानी इंसानी खून में ये शामिल हो जाते हैं बैक्टीरियाज, और फिर हार्ट के उन हिस्सों के साथ अटैच हो जाते हैं जो कि पहले से मुतासरा हों। तो फिर वहाँ पर जाके और उसकी वजह से ऐसा होता है कि एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। याद रखिए, ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में जब शामिल होता है तो ये मुंह या जिल्द के साथ दाखिल होता है। यानी अगर किसी के मुंह में कोई इन्फेक्शन है या किसी की स्किन में कोई इन्फेक्शन मौजूद है मुंह के हवाले से, जैसे एग्जांपल है कि एपेथस माउथ हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं या मुंह पक जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, उसकी वजह से भी ये हार्ट की बीमारी का जो है सबब बन सकते हैं। इसी तरह से स्किन एलिमेंट कोई भी जो है उसमें अगर बैक्टीरिया की वजह से वो है, तो वो बैक्टीरिया थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंटर हो जाता है और इन्फेक्ट कर देता है एंडोकार्डियम को, यानी दिल की जो झिल्ली होती है, गिलाफ होता है, उसको ये इन्फेक्ट कर देता है। फिर इसको इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस भी कहा जाता है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि इसके पॉजिटिव रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो एक तो ये कि हार्ट वाल्व डिजीज़ होती है, यानी किसी दिल के किसी वाल्व में कोई मसला हो गया हो तो उसकी वजह से ऐसा होता है, यानी हार्ट वाल्व की रिप्लेसमेंट हुई हो और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल वाल्व लगा दिया गया हो, तो उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन अगर हो जाती है तो भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। या आर्टिफिशियल वाल्व की वजह आपको बताई, या फिर ऐसा होता है कि पहले से किसी को एंडोकार्डाइटिस हुआ हो तो भी ऐसा हो सकता है, या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो तो भी ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथिक में भी ऐसा होता है, यानी आसान लफ्ज़ों में ये कि दिल के पट्टे जो हैं उनकी सतह बढ़ जाए और वो अपनी नॉर्मल जो उनकी स्ट्रेंथ है उससे बढ़ जाते हैं, उनकी साइज़ बढ़ जाता है, तो हाइपरट्रॉफिक कहा जाता है उसे। ऐसा हो जाने से भी एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि ज़्यादातर जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होती है उसकी वजह से ऐसा हो, वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम बनता है, जबकि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है उसकी वजह से ऐसा अमूमन होता है और ये इफ़ेक्टेड होते हैं, यानी या तो लेफ़्ट हार्ट ज़्यादा मुतासिर होता है या ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो मुतासिर होता है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से कि कितनी टाइप्स हैं एंडोकार्डाइटिस की। नंबर 1 नॉन बैक्टीरियल होती है, यानी किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, बल्कि ये यूजुअली किस वजह से होती है कि रूमेटिक इन्फेक्शन है कोई बॉडी में, और ये तमाम एंडोकार्डियम को जो है वो क्या है स्वेल कर देती है फिर, और फिर ऐसा होता है कि वाल्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वाल्वुलाइटिस हो जाता है, यानी वाल्व की भी सोजिश हो जाती है।
सेकेंडली एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है और इसमें आपको बताती चलूँ कि ये पायोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये पायोजेनिक इन्फेक्शन जो है जिन बैक्टीरियाज़ की वजह से होती है वो स्टेफलोकोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है और न्यूमोकोकस। ये वो बैक्टीरियाज़ हैं कि जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। थर्ड टाइप जो है वो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहलाती है। और इसमें क्या होता है, ये यूजुअली दांतों की प्रॉब्लम की वजह से, कि अगर ओरल हाइजीन मुतासिर है और दांतों का या मसूड़ों का कोई प्रॉब्लम है या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है या यूं कह लीजिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के कोई इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। यूजुअली इसके होने का जो बाइस बैक्टीरिया बनता है वो स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडस होता है और इसकी वजह से होता है। फोर्थ टाइप जो है सिफिलिटिक एओर्टाइटिस होती है, यानी ये एओर्टा की सोजिश होती है और ये सिफिलिस की वजह से होती है। और एओर्टिक जो वाल्व होता है वो मुतासिर हो जाता है या फिर मिट्रल वाल्व के कस्प को ये डिस्टर्ब कर देती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सिम्टम्स के हवाले से। सिम्टम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, यानी कि इसमें फ्लू जैसी सिम्टम्स सामने आती हैं। पेशेंट को टेम्परेचर हो सकता है, बुखार हो सकता है, उसमें टायर्डनेस हो सकती है यानी थकावट हो सकती है, सर दर्द हो सकता है और सर्दी लग सकती है। इसी तरह खांसी और गला ख़राब की शिकायत भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है। इसके अलावा पुअर एपेटाइट हो जाती है, यानी पेशेंट को भूख नहीं लगती और साथ में नौजिया की कंडीशन रहती है, यानी मतली की कैफियत रहती है। एंडोकार्डाइटिस की एक और सिम्टम जो है बहुत प्रोमिनेंट होती है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, यानी कोई वजह सामने नहीं आती और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लगता है पेशेंट का। इसी तरह चेस्ट में पेन भी होती है, उसे नाइट स्वेट्स भी होते हैं, यानी रात को अक्सर पसीने में शराबूर होता है पेशेंट। उसकी पेल स्किन होती है, यानी बिल्कुल जर्द होता है चेहरा। और मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, यानी पेन करते हैं बहुत ज़्यादा। हार्ट मर्मर्स होती हैं और हार्ट मर्मर्स कहा जाता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स को, जो कि थ्रू स्टेथोस्कोप चेक की जा सकती हैं। इसके अलावा एक सिम्टम जो सामने आती है जो किडनीज़ पेशेंट में और हार्ट पेशेंट्स में हम देखते हैं, वो डिफरेंशिएट करना एक अच्छे डॉक्टर का काम होता है। किसी किसी केस में आप देखते हैं कि उनके पाँव और टांगें जो हैं वो स्वेल की हुई होती हैं, उनके टखने, इसी तरह पेट का एरिया जो है वो स्वेल कर जाता है। ये कुछ चीज़ है जो देखने में आती है। यहाँ पेट के हवाले से एक और चीज़ गाइड करती चलूँ कि पेन या डिस्कम्फर्ट का जो रीजन होता है, पेट का लेफ़्ट साइड जो है वो मुतासर होता है ज़्यादातर और ऊपर वाला हिस्सा पेट का मुतासर होता है एंडोकार्डियाटिस में। यहाँ और चंद एक सिम्टम जो किसी किसी केस में मिलती हैं वो भी आपसे शेयर करती चलूँ कि स्मॉल छोटे छोटे से डार्क कलर्ड स्पॉट्स होते हैं जो स्किन पर बन जाते हैं और ये भी जो है एक सिम्टम है। इसी तरह अनयूजुअल किस्म के डार्क लाइंस बन जाती हैं अंडर द फिंगर नेल्स, यानी कि बिल्कुल नाखूनों की लकीरों के करीब, नाखूनों के पास जो है वो ऐसा हो जाता है। और रेड लम्प्स बन जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में लम्प्स से बन जाते हैं रेड कलर के, और उभार से कह लीजिए गोश्त के बन जाते हैं। इसी तरह से पेनफुल कंडीशन होती है ये काफ़ी, और चलने में भी दुश्वारी होती है, ये चीज़ होती है। जान लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो इसको देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो क्या है कि ब्लड टेस्ट होता है ताकि बैक्टीरिया की टाइप का पता चल सके कि कौन सी टाइप है जो मुतासिर कर रही है। इसी तरह इकोकार्डियोग्राम होता है जो इसके साइंस और डैमेज जानने के लिए पता किया जाता है कि कहाँ पर डैमेज हुआ है और कितना डैमेज हुआ है हार्ट में, ये चीज़ देखी जाती है। चेस्ट एक्सरे किया जाता है जिसमें लंग्स की चीज़ देखी जाती है, नोट की जाती है कि इसमें फ्लूइड बिल्टअप तो नहीं हुआ, ये चीज़ देखा जाता है। फिर एमआरआई स्कैन जो है किया जाता है ताकि हार्ट का प्रॉपर फुल व्यू जो है क्लियरली सामने आ सके। अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जाता है एलोपैथिक में, और रेगुलर चेकअप्स होते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट किया जाता है थ्रू मेडिकेशन। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि हमारी होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि इसको क्योर कर देती हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बता दूँ कि इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसमें ऐसा है कि ओरल हाइजीन को बेटर कीजिए, यानी कि दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। इसी तरह अवॉइड कीजिए टैटूज़ को, यानी कि अगर जो ये फ़ैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है, टैटूज़ फॉर्मेशन करवाई जाती है और क्रेव करवाया जाता है, इंग्रेव करवाया जाता है, कुछ ना कुछ खुदाई करवाई जाती है जो
हाथों पे, बाजुओं पे, ये चीज़ जो है इन्फेक्शन का बायस बनती है और इससे भी ऐसा होता है। और वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, या पेशेंट को कहिए कि हाथों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करें और इसकी हाइजीन का ख्याल रखिए, क्योंकि ये बायस बनता है बैक्टीरिया के हमारे अंदर एंटर होने का। तो अब बात करती हूँ होम्यो मेडिसिन के हवाले से। तो ऑरमेट हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है कि अगर आर्टरी और स्क्लेरोसिस हो, यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज़ जो हैं उनकी तंगी हो जाए, तो हम ये इस्तेमाल करवाते हैं। और पेशेंट अगर साथ में हाई बीपी का पेशेंट है और उसके स्टर्नम में पेन है, यानी चेस्ट पेन भी है, जो कि ये सारी सिम्टम्स हैं एंडोकार्डाइटिस की, तो वहाँ पर आप उसे ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैल्मिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर फ्लटरिंग ऑफ हार्ट हो, यानी दिल फड़फड़ाने की कैफियत मौजूद हो, उसमें शूटिंग किस्म की पेन हो और वो रेडिएट करे और वो पहुंच जाए दर्द लेफ़्ट स्कैपुला पे, तो फिर वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। स्पाइजेलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जहाँ वायलेंट पैल्पिटेशन हो, यानी शदीद किस्म की धड़कन हो और फिर वो इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो कि सुनी जा सके, स्पाइजेलिया में आप इसको इस्तेमाल करवाएं तो पेशेंट को आराम आता है।